कक्षा 6 वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों तथा वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेद हमारी संस्कृति की धरोहर है। वेदों में उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यवसाय आदि का उल्लेख हमें मिलता है। तो वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है, वेद हमें क्या शिक्षा देते हैं, ये सब बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। शेष 3 वेद तथा वैदिक साहित्य बाद में लिखे गए। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद में 3 अन्य वेद लिखे गए और उसके बाद में वैदिक साहित्य लिखा गया। वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक ग्रंथ लिखा गया, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य लिखा गया। गतिविधि हम पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? ऋग्वेद के समय की सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद वैदिक काल की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में देखो क्या आता है। वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार क्या है? वेद। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। सत्य और ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यवृत्त की प्राचीन रचनाएं हैं। आर्यवृत्त की प्राचीन रचनाएं हैं। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। गायत्री मंत्र कौन से ग्रंथ का है? ऋग्वेद का मंत्र है। यहाँ पर कौन सा है? यजुर्वेद। यह ऋग्वेद से बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है और यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। दूसरा यहाँ कौन सा है? पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है और यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल है। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, सामवेद में उसका संग्रह है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से, इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। देखो, भारतीय संगीत में स्वर का जो उद्भव हुआ है वह सामवेद से हुआ है, लेकिन इसका कुछ भाग कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है चौथा अथर्ववेद। इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है। चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित जो ज्ञान संकलित है वह किस वेद में है? अथर्ववेद में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं वेद के 4 भाग? ये 4 भाग आपको याद रखने हैं। वेद के 4 भाग कौन से? देखो, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये वेद के 4 भाग है।
वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन। वैदिक कालीन धर्म और दर्शन के बारे में देखेंगे हम। संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य का आधार धर्म ही रहा है। भारतीय संस्कृति के परम प्राण धर्म में ही विद्यमान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना, काम क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म करना आदि सब बातें हैं। तो ये धर्म के अंतर्गत जो बातें आती है ये आपको याद रखनी है। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही अपना स्वरूप प्रकट नहीं करता, बल्कि यह मानव को विश्व मानव बनाने की योग्यता भी रखता है। यह दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वैदिक धर्म दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, केवल भारतीयों के लिए ही नहीं। प्राचीन स्थलों के वर्तमान नाम। इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, मिथिला, कौशल, इनके वर्तमान नाम क्या है ये आपको जानने हैं। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम दिल्ली है, पाटलिपुत्र पटना, मिथिला बिहार में और कौशल अयोध्या, ये इनके वर्तमान नाम है। अब हम वैदिक सभ्यता व संस्कृति की प्रमुख विशेषता पर चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। वैदिक काल में आर्यों का जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित, समाज की मूल इकाई परिवार था। समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार थी। पिता परिवार का मुखिया होता था, यानी वैदिक काल में परिवार पितृस्तात्मक था। पिता मुखिया होता था और सिंधु सभ्यता के समय परिवार मातृस्तात्मक था। माता है वो परिवार की मुखिया थी। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, पुत्र पौत्र आदि 4-5 पीढ़ियाँ एक साथ परिवार में साथ साथ रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल में 2 प्रमुख बातें थी: परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, दूसरा आजीविका। आजीविका के मुख्य साधनों में कृषि, पशुपालन आदि सभी का सम्मिलित योगदान परिवार के अंदर सम्मिलित रूप से रहता था। इस प्रकार उनका पारिवारिक जीवन सुखी था। यद्यपि पुरुष परिवार का मुखिया होता था, किंतु परिवार के कार्यों में महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं: संयुक्त परिवार प्रथा, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान, जीवन में 16 संस्कारों का महत्व। तो वैदिक काल में कितने संस्कार थे? 16 संस्कारों का महत्व था। वासुदेव कुटुंबकम की भावना और आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, ये भी याद रखना है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। उसमें संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक व आध्यात्मिक विकार तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नारी का स्थान। वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्री को पुरुषों की तरह सभी अधिकार प्राप्त थे। सामाजिक व धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ स्त्रियां भाग लेती थी। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सरदा आदि परम विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई। ये नाम आप रट लेना: घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सरदा, ये परम विदुषी स्त्रियां इसी काल में हुई, यानी वैदिक काल में हुई, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। इन्होंने रचना भी की। यत्र नारेषतु पूजन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात
जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है आदि के प्रमाण हमें वेदों के अनेक मंत्रों से प्राप्त होते हैं। संस्कार। वैदिक संस्कृति में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बच्चे के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर विधि विधान से अनुष्ठान और संस्कारों की प्रथा प्रचलित थी। इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कारों का प्रचलन था। व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कारों का प्रचलन था। यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग था। इसे स्त्री पुरुष दोनों करते थे। यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। इसे स्त्री पुरुष दोनों करते थे। अधिकांश संस्कार मंत्रोपचार एवं यज्ञ के साथ संपन्न होते थे। बाल विवाह उस काल में नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होते थे, ये ध्यान रखना है आपको। एक पत्नी प्रथा उसमें प्रचलन में थी। एक पत्नी प्रथा यानी बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। आज भी हिंदू परिवारों में इन संस्कारों को अपनाया जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से व्यवहार करता था। सर्वे भवन्तु सुखिन जैसे अनेक मंत्र वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। इन मंत्रों को भी याद रखना है। ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? वैदिक साहित्य से। उसमें लोग इसके अनुरूप व्यवहार भी करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना यहाँ के सामान्य जन की विशेषता रही है, जो आज भी है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। हमारा संपूर्ण जीवन व्यक्ति भाव से ऊपर उठकर समाज के भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। व्यक्ति से समाज तक की यात्रा के पड़ाव के रूप में इन आश्रमों का निरूपण किया गया था। मनुष्य जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना गया है। मनुष्य के जीवन का पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक, कब से यज्ञोपवीत जो संस्कार किया जाता है उससे लेकर के 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हैं। गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ सीखता है उसको वह अपने व्यवहार में उतारने का कार्य गृहस्थ आश्रम में करता है। यानी जो कुछ संस्कार वह सीखता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, उनको अपने जीवन में उतारता है। कहाँ पर है? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की आयु 25 से 50 वर्ष तक मानी जाती है। गृहस्थ पर संपूर्ण समाज का दायित्व होता है। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो, यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों का पोषण तो गृहस्थ ही करते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम पर आधारित है, वानप्रस्थ वह भी गृहस्थ आश्रम पर, और सन्यासी होने के बाद में भी उनको जो भोजन प्राप्त होता है वह गृहस्थ आश्रम से ही प्राप्त होता है। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष तक के बीच मानी जाती है। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त होकर अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया था उसको समाज में बांटता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचता था, किंतु जब वह घर में रहता था तो परिवार के कल्याण के लिए सोचता था। यहाँ वह पूरे समाज में, यानी वानप्रस्थ आश्रम में पूरे सामाजिक जो कार्य, समाज कल्याण के कार्य है, जैसे विद्यालय का निर्माण करना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनाना, ये सब कार्य उसके दिमाग में चलते रहते हैं और सामाजिक कार्य वह करता है। कौन से आश्रम में? वानप्रस्थ आश्रम में। यहाँ पर वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सोचता है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की प्रमुख विशेषता है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की प्रमुख विशेषता है। कौन से की? वानप्रस्थ आश्रम की।
नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मनुष्य की आयु का 75 से 100 वर्ष माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम तक की यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है, ये याद रखना। देखो, जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तब वह उपदेश देने योग्य हो जाता है। ज्ञान व कर्म की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त करने पर संन्यास आश्रम धारण किया जाता है। उपदेशक निस्वार्थी होता है। इस काल में व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग उस परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को ही अपना आराध्य मानकर जीवन के 25 वर्ष समाज की सेवा के लिए समर्पित करता है। इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता बल्कि अलग अलग स्थानों पर विचरण करता हुआ लोगों को सदाचार की शिक्षा देता था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा माना गया है। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस पर या किस सिद्धांत पर आधारित थी? कर्म और श्रम दोनों पर आधारित थी। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा और चौथा है शूद्र। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। वर्ण व्यवस्था किससे जुड़ी हुई थी? व्यवसाय से। और वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था और इसके साथ उसका वर्ण भी बदल जाता था। इन वर्णों में अपने खान पान, वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही छुआछूत थी। न तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था, न ही अपवित्र। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है, मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। नेक्स्ट है वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? आर्यों की राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। आर्यों की राजनीतिक जो जीवन था उसका मूल आधार क्या था? कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह के मिलने पर विस नामक इकाई का निर्माण होता था जिसका अधिकारी विसपति कहलाता था। कई विसों के समूह से जन नामक इकाई बनती थी जिसके अधिकारी को शासक अथवा राजन कहा जाता था। जन के अधिकारी को क्या कहा जाता था? शासक अथवा राजन कहा जाता था। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको अच्छी तरह याद करना है। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा था। राजन और उसके कार्य। राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता। राजन कौन था? राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजन या शासक भी कह सकते हैं। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था। राजन का पद कैसा था? पैतृक था। परंतु कभी कभी जनता नए राजा का निर्वाचन भी करती थी। राज्य की समस्त शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी। वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था। राजन के ये कार्य है, ये याद रखने हैं। उन्हें पदोन्नत व पदच्युत भी कर सकता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था, किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। उस पर भी रोक लगी हुई थी, वह मनमानी नहीं कर सकता था। अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के बाद ही वह अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। यानी राजन कोई भी फैसला देने से पहले किन से विचार विमर्श करता था? अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करता था। उसके बाद में वह नीति निर्धारण कर सकता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं थी। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से, राजन को परामर्श देने के लिए सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था। समिति क्या थी? जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों और विद्वानों की बैठक थी। अब सभा और समिति क्या थी, इनमें कौन कौन से सदस्य थे, ये याद रखना है। सभा तथा समिति को काफ़ी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे।
वे राजा को पदच्युत व निर्वाचित कर सकती थी। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी, उसकी शक्तियों पर अंकुश रखती थी। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। वेदकालीन आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत था। उसमें लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि थे। कृषि में देखो, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जौ, गेहूँ, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। इस काल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के अभाव में कुएं, नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी होता था। प्रत्येक गांव में 2 प्रकार की भूमि होती थी, प्रथम उर्वरा भूमि और द्वितीय खिल्य भूमि। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, उर्वरा भूमि और खिल्य भूमि। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी, ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। खिल्य भूमि उसे कहते थे जो बंजर होती थी, ऐसी भूमि पर समस्त गांव का ही अधिकार होता था। वहाँ पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। पशुपालन, ये तो कृषि के बाद में पशुपालन। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उसमें आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का उनके जीवन में विशेष महत्व था। शिल्प, आर्यों ने शिल्प कला में बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा बुनते थे तथा चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में दक्ष थे। बड़े लोग हल, बैलगाड़ी, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। बड़े लोग जो खाती लोग हैं, कारीगर लोग हैं, वह हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में उसमें देखो निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का काम भी करते थे। इसमें वैद्य भी जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। चाहे कोई भी काम करे उसको हीन नहीं समझा जाता था। कौन से काल में? वैदिक काल में। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। जो शिल्पकार कारीगर थे उनका समाज में आदर किया जाता था। व्यापार, आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? पणी। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार कैसे होता था? जल और थल यानी स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निषक नाम का सिक्का भी प्रचलित था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊंटों, छकड़ों, घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। यह भी जाने नदियों के नाम है। ऋग्वेदकालीन नदियां हैं, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। कुंभा नदी का वर्तमान नाम काबुल, कुर्मुदा का नाम कुर्रम, गोमती का गोमल, सुवस्तु स्वात, सिंधु सिंध, वित्स्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, पुरुषनी रावी, विपाशा व्यास, शतुद्री सतलज, द्वस्दती सरस्वती। इनके नाम आप अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है शब्दावली। शब्दावली भी पढ़नी है। वैदिक साहित्य, वैदिक काल में लिखा गया साहित्य। उपदेशक, उपदेश देने वाला। कुटुंब, परिवार। अभ्यास प्रश्न, वेदों की संख्या है 2, 3, 4, 5, तो 4 संख्या है वेदों की। इनके नाम भी याद होने चाहिए और इनके 4 अन्य भाग है, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, सिंधु, गोमती, द्वस्दती। द्वस्दवती इसका प्राचीन नाम है। वेदकालीन 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम सभा और समिति, ये आपको याद रखने हैं। वैदिक काल में परिवार में कौन कौन सी प्रथाएं थी? पणी और निषक क्या है? वेदों के नाम बताने हैं। प्राचीन वेद कौन सा है? वेदकालीन शिल्पकला पर संक्षिप्त, वेदकालीन जो शिल्पकला थी उस पर लिखना है। वैदिक संस्कृति कैसी थी? समाज के लोग किस प्रकार का व्यवहार करते थे, क्या काम करते थे, ये सब इसमें बताना है। वैदिक काल की शिक्षा का भी वर्णन करना है। तो धन्यवाद साथियों।